Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 14th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 14 जनवरी 2022 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ, यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो और हमेशा की तरह आज भी हम लोगों ने टारगेट 2K प्लस लाइक्स का रखा है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। खास बात तो यह है ये वीडियो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। कैसे? तो इस वीडियो में डेली बेसिस पर हम लोग बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस को कवर करते हैं जो कि आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हर एक आर्टिकल को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं जो कि आपको मेन्स में काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने वन वर्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पर होगा क्या, आपको मैं लास्ट में ये वन वर्ड क्वेश्चंस दूंगा और इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अच्छे से वीडियो को सुनना और लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। आपके अंदर डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता हुआ नजर आएगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया हूँ। ये जो क्वेश्चंस लगाए गए हैं इनका जो पर्पज़ मेनली यही है कि आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से सुन सको। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन को। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले मैं आप लोगों से वही बात बोलना चाहूँगा जो मैं डेली बेसिस पर बोलता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो नोट्स प्रिपेयर करना तो साथ ही साथ प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना और इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना। अब ये आर्टिकल बात करता है इंडिया ने अभी WTO अपीलेट के अंदर अपनी अपील रखी है, तो डिस्कस करेंगे आखिरकार ये अपील किस चीज़ को लेकर है। तो इंडिया के खिलाफ 3 कंट्रीज अगेंस्ट में गई, इंडिया के अगेंस्ट में, और उन तीनों कंट्री ने केस दर्ज करवा दिया WTO के अंदर। तो डिस्कस करेंगे पूरा मामला क्या है। शुगर सब्सिडी के मामले के बारे में चर्चा की जा रही है। आपको अच्छे से मैं सारी चीज़ें क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, तो हमारे सिलेबस में जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन है, जैसे कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़ है। यहाँ पर इंडिया ने अपील किया है अगेंस्ट WTO डिस्प्यूट पैनल रूलिंग ऑन शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो डिस्कस करेंगे मुद्दा आखिरकार क्या है। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर WTO के अंदर अपील करी, आपने इसको समझ लिया। लेकिन ये अपील है किस चीज़ की? देखो अपील यहाँ पर इस चीज़ की है, मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लगा रखा है इंडियन एक्सप्रेस का, आपको ये नज़र आ रहा होगा। रिसेंटली क्या हुआ था, ये लगभग यहाँ पर 15 दिसंबर 2021 की बात है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर तारीख देख पा रहे होंगे। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वेतमाला, ये तीनों कंट्री कहाँ पहुँच गई? WTO के अंदर। और WTO के अंदर पहुँचने के बाद इन्होंने इंडिया के खिलाफ यहाँ पर सारी बातें बोली हैं। इंडिया के अगेंस्ट में यहाँ पर आप कह सकते हो केस को दर्ज करवाया। क्या दर्ज करवाया? इन्होंने यहाँ पे बोला इंडिया अपने देश में फार्मर्स को बहुत सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट है अपने किसान को बहुत सपोर्ट कर रही है, उसकी वजह से किसान आज के टाइम पर शुगर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर पा रहे हैं। मतलब जो चीनी है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और चीनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो इंडिया है वो इसके अंदर डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट करने का मतलब है कि इंडिया चीनी को बहुत सस्ते में बेच रहा है, और इतने सस्ते में बेच रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज़ फिर इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, यहीं से यहाँ पर इन चीनी को खरीद रही हैं। इससे क्या हो रहा है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वेतमाला ने बोला इससे दुनिया भर का जो ट्रेड है, जो दुनिया भर का व्यापार है वो गड़बड़ा रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है। क्योंकि ब्राज़ील अपने आप में टॉप शुगर प्रोड्यूसर है। ठीक है, दुनिया में यहाँ पे आप कह सकते हो जो टॉप प्रोड्यूसर है वो ब्राज़ील आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा चीनी यहाँ पर यही प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको ये इंडिया देखने को मिलेगा। इंडिया काफ़ी प्रोडक्शन करता है, लेकिन ब्राज़ील यहाँ पर यही कंसर्न उठा रहा है क्योंकि अब क्या है ना, ब्राज़ील के जो कस्टमर्स हैं तो वो कम हो चुके हैं। कंट्रीज़ ब्राज़ील से यहाँ पर चीनी को कम खरीद रही हैं। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील चीनी को ज़्यादा दाम में बेच रहा है। वहीं पर इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया यहाँ पर अपने फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। हम लोग फार्मर्स को सब्सिडीज़ देते हैं, आपको मालूम होगा, और उन सब्सिडीज़ की मदद से क्या होता है, यहाँ पर फार्मर्स ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। मतलब फार्मर से बोल दिया जाता है कि मान लो आप लोग अगर 50 रुपये का प्रोडक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर उसको आप एक्सपोर्ट करना 30 रुपये में या 40 रुपये में, बदले में जो भी पैसा होगा वो यहाँ पर आप कह सकते हो सरकार चुका देगी। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो सरकार एक सब्सिडी देती है। तो यहाँ पर फार्मर्स को क्या दिक्कत है, सरकार उनका पैसा चुका ही रही है, तो फार्मर्स उसको सस्ते दाम में जो है क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं।
तो यहाँ पर इसको सस्ते दाम में एक्सपोर्ट करने से और क्या होता है, यहाँ पर फार्मर्स को और ही बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट इस बात पे मिलता है कि उनको इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती हैं, उसके बेसिस पर ये लोग चीनी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देते हैं। चीनी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो सस्ता हो गया और इसको हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, खासकर सस्ते में। ठीक है, अब सस्ते में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है ऑब्वियस ही बात है वो सस्ते दाम पर आएंगी, तो वो लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो चुके हैं। ब्राज़ील छोड़कर लोग इंडिया से चीनी खरीद रहे हैं, ब्राज़ील को यहाँ पर घाटा हो रहा है। तो क्या हुआ, इसी वजह से ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला ये तीनों यहाँ पर चीनी के उत्पादक में काफ़ी ऊपर मात्रा में आते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने कंसर्न दिखाया कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी रोकनी चाहिए, क्योंकि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया भर का ट्रेड को संभालता है, इसके अंदर जो रूल्स हैं ये उसके खिलाफ में मामला जा रहा है, इंडिया उसके खिलाफ में काम कर रहा है। तो इसी वजह से इन तीनों कंट्रीज ने क्या किया था, WTO के अंदर इस केस को दर्ज करवा दिया था। तो WTO ने अभी क्या रिकमेंडेशन दिए थे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मुद्दा तो सुनवाई हुई, WTO ने एक तरीके से आप कह सकते हो भारत को अगेंस्ट में ही बोला, भारत के अगेंस्ट में डिसीजन को सुनाया, भारत से बोला है कि आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को जल्द से जल्द सुधारो, ठीक है, इन सब्सिडीज़ को जल्द से जल्द कम करो। तो यहाँ पर इंडिया से बोला गया, इंडिया लेकिन आज के टाइम पर इस मुद्दे को लेकर कहाँ पहुँच चुका है, तो इंडिया इस मुद्दे को लेकर आज के टाइम पर WTO अपीलेट बॉडी के अंदर पहुँच चुका है। यही खबर है, खबर यही है कि इंडिया जो है यहाँ पर अपील कर रहा है और बोल रहा है कि देखो आज के टाइम पर ये भी चीज़ें जो भी करवाई जा रही हैं भारत के ऊपर, यहाँ पर जो इतना दबाव डाला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली ये कंप्लेंट किस चीज़ की थी, मतलब इन जो 3 देश हैं, इन तीनों देश ने, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला ने, ये कंप्लेंट आखिरकार किस चीज़ की थी उसको एग्जैक्टली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला है, यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंडिया जो है अपना डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडी मेजर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है, मतलब डोमेस्टिकली अपने फार्मर्स को, अपने किसान भाइयों को बहुत सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारी सब्सिडी दे दी गई, मैंने आपको बताया ना, फार्मर से बोला गया आप इसको एक्सपोर्ट करो सस्ते दाम में, जो भी आपका पैसा का यहाँ पर गैप होगा वो सब सरकार पे करेगी। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, फार्मर ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला ये WTO के बहुत सारे आर्टिकल्स का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि WTO के अंदर जो भी कंट्री सिग्नेटरी है, इंडिया भी यहाँ पर WTO का एक सिग्नेटरी, आपको मालूम होगा WTO के अंदर एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, आपको ध्यान रखना है, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा यहाँ पर ये तीनों कंट्रीज बोलती हैं। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, मैं आपको इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। WTO ने कुछ चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं व्यापार को लेकर, 3 बॉक्सेस बना रखे हैं, एक है ग्रीन बॉक्स, दूसरा एम्बर बॉक्स और तीसरा ब्लू बॉक्स। देखो इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है लोगों को, यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ। WTO ने बोला है कि देखो, पहली बात तो आपके दिमाग में ये एक बात आ रही होगी, तो क्या भारत अपने फार्मर्स को सपोर्ट नहीं कर सकता, हम लोग सब्सिडी नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो, WTO इस चीज़ को मना नहीं करता, लेकिन आप एक लिमिटेड वे में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाओगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो WTO ने बोला है एक ग्रीन बॉक्स है, एक एम्बर बॉक्स है और एक ब्लू बॉक्स है। ग्रीन बॉक्स के अंदर जो भी सब्सिडीज होंगी वो सब आप बिल्कुल, इस पर कोई लिमिट नहीं, आप भरपूर मात्रा में सब्सिडी दो, ठीक है, लेकिन ये जो सब्सिडीज होंगी ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि मान लो यहाँ पर जो किसान है ये अपना चीनी का उत्पादन कर रहे हैं, शुगर केन बना रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर उनका जो एरिया है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया जाएगा, तो सरकार है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देगी, ठीक है, रोड वगैरह बना देगी, कुछ और ऐसी सुविधाएं फार्मर्स को प्रोवाइड करवा देगी, तो वो चीज़ें आप खूब कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप भरपूर मात्रा में करो, लेकिन आप डायरेक्टली फार्मर को सपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसा ग्रीन बॉक्स के अंदर बोला गया है। ठीक है, तो आप ऐसी सब्सिडीज दे सकते हो कि जो कि इनडायरेक्टली हो, लेकिन ऐसी सब्सिडी नहीं दे सकते जो कि कहीं ना कहीं व्यापार को डायरेक्टली अफेक्ट करें। ठीक है, तो ये ग्रीन बॉक्स के अंदर बताया गया। उसके बाद ब्लू बॉक्स के बारे में समझो, ब्लू बॉक्स के अंदर भी आप सब्सिडी दे सकते हो, ठीक है, खासकर साइंटिफिकली रिसर्च के ऊपर, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के ऊपर आप लोग यहाँ पर सब्सिडी दे सकते हो। तो मतलब यहाँ पर भी क्या है, बात यही है कि आप इनडायरेक्टली फार्मर्स को सब्सिडी सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हो। तो आप कहोगे क्या डायरेक्टली फार्मर को पैसा नहीं दिया जा सकता? देखो, फार्मर को डायरेक्टली भी पैसा दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एम्बर बॉक्स के अंदर एक लिमिट रखी गई है। लिमिट यह है कि जो डेवलप्ड नेशन होंगे, जो काफ़ी विकसित देश हैं, वो 5% तक यहाँ पर सब्सिडी दे सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। और उसका जो डेवलपिंग कंट्री होगा, जैसे कि भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% की सब्सिडी ही दे सकता है, ऐसा बताया गया। तो आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप 10% तक दे सकते हो, लेकिन इंडिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। एग्जैक्टली इसी की वजह से यहाँ पर ये WTO के आर्टिकल का या फिर WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का उल्लंघन हुआ।
क्लियर हुआ? तो मतलब 10% आप दोगे, ठीक है। आप यहाँ पर अगर एक तरीके से आप कर सकते हो कि 100 रुपये का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है तो 10 रुपये का आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप 10 रुपये प्रोवाइड करवा सकते हो उनको, इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करवा सकते। लेकिन भारत ने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर यह सब्सिडी प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये अल्टीमेट लेवल पर पहुंच रहा है, कुछ ज़्यादा पहुंच रहा है आगे, ऐसा यहाँ पर WTO का कहना है, प्लस उसके बाद ये दूसरी कंट्रीज़ का कहना है। तो इसकी वजह से फार्मर्स को सपोर्ट मिला, फार्मर्स ने बहुत सारा यहाँ पर शुगर केन उगाया, उससे चीनी बनाई गई और चीनी को एक्सपोर्ट किया गया और उससे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला इन सभी लोगों को नुकसान हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया, ठीक है। तो कंप्लेंट यही दर्ज करवाई गई कि इंडिया जो है आज के टाइम पर डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है शुगर केन प्रोड्यूसर्स को, जो भी गन्ना प्रोड्यूसर हैं उनको, लेकिन वो 10% से एक्सीड हो रहा है, 10% से ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। यही कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी। WTO ने इसकी सुनवाई करी है और बिल्कुल WTO ने बोला है यहाँ पर ये कंसर्न्स उठाए और WTO ने बोला है इसके अंदर आपको यहाँ पर सुधार करना होगा। क्लियर हुआ? ये उसी एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है सिंपल से शब्दों में, वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखित में मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने बहुत सिंपल शब्दों में आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है और आई होप आप लोगों को अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। और जो WTO का पैनल है उन्होंने देखा भी एग्जैक्टली ये मामला है और यहाँ पर इसकी वजह से जो दुनिया भर का व्यापार है उसके अंदर एक डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है और इसी की वजह से यहाँ पर क्या है, इंडिया को सुधार करना पड़ेगा। इंडिया ने बोला देखो हम लोग ऐसा मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कोई भी चीज़ें अफेक्ट नहीं हो रही हैं। इंडिया ने अपना एक रिकमेंडेशन रखा था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर WTO ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अब WTO ने रिजेक्ट किया, इंडिया के अगेंस्ट में चाल चली, मतलब इंडिया के अगेंस्ट में यहाँ पर स्टेप उठाया, तो इंडिया यहाँ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर पहुंच चुका है और हमने अपील करी है कि इस मुद्दे को आगे सुनवाया जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर पहुंचते हैं तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर आज के टाइम पर कोई व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल खाली पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई जज वगैरह है ही नहीं जो कि यहाँ पर इस केस की सुनवाई करेगा। क्यों? क्योंकि यूएस ने यहाँ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जो मेंबर्स का अपॉइंटमेंट है उसको ब्लॉक कर दिया था, उसकी वजह से अभी तक यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ मामला है वो ही नहीं सुलझा है। तो अभी यहाँ पर जो ये भी मतलब कि आप कह सकते हो कि इंडिया का जो ये मामला जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, क्योंकि इंडिया ने अपील करी है तब तक तो कुछ हो नहीं सकता, इंडिया अपना प्रोडक्शन करेगा, तो अपील करी है तो उसके बेसिस पर वो मामला भी अभी ठंडा पड़ जाएगा, उस पर ज़्यादा कुछ सुनवाई वगैरह होगी नहीं। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको आई होप अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं। पैनल ने भी यहाँ पर यही बोला था और उसके अगेंस्ट में इंडिया WTO अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंचा और अपील करवाई है और अपील के अंदर अभी यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर कोई मेंबर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी इंसान नहीं है जो कि यहाँ पर इस केस की सुनवाई करे। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अगर आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। यहाँ पे चर्चा की गई है इंडिया, चाइना, श्रीलंका ट्रायंगल के बारे में। तो ये ट्रायंगल क्या है प्लस इंडिया को क्या कंसर्न है उसको हम समझेंगे। उससे पहले आपको बता दूं ये आर्टिकल अगेन GS पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबर्स एंड बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है। रिसेंटली चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया कि चाइना और श्रीलंका के रिलेशंस के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चर्चा में आया। हालांकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का नाम तो उन्होंने रिवील नहीं किया है, लेकिन बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि भाई इंडिया को ही टारगेट किया गया है, ठीक है। तो इट वाज अ क्लियर रेफरेंस टू इंडिया, आप लोग को ध्यान रखना है। इसी वजह से यहाँ पर ये लगातार चर्चा में नजर आ रहा है। तो श्रीलंका कहाँ पर है सभी लोग को मालूम है, सबको मालूम होगा लोकेशन एग्जैक्टली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। ऊपर इंडिया नजर आएगा और नीचे श्रीलंका नजर आएगा। अगर हम लोग बात करें इस मीटिंग के की पॉइंट्स के बारे में, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वो श्रीलंका की विजिट पर आए। अब विजिट पर आए तो काफ़ी कुछ डिस्कस किया होगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब जब ये विजिट पर आए तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना जो अभी क्या हुआ है ना, इनके बीच में श्रीलंका और चाइना के बीच में रबर राइस पैक्ट है। बहुत पुराना ये पैक्ट है, इसको 70 साल पूरे हो चुके हैं। 70th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन किया गया। उसके साथ साथ इंडिया और इंडिया बोल रहा हूँ, श्रीलंका और चाइना के बीच में जो अभी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं, जो इनके आपस के रिश्तेदारी आप कह सकते हो जो रिलेशनशिप है, आज के टाइम पर ऐसा ही हो चुका है। इतना सारा पैसा यहाँ पर चाइना ने डाल दिया श्रीलंका के अंदर, सिचुएशन काफ़ी खराब हो चुकी है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ ये आ रही है कि श्रीलंका और भी बहुत सारा लोन लेने वाला है चाइना से, तो वो तो आगे की बात है। फिलहाल अभी यहाँ पर क्या मामला है, अभी यह है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है वो श्रीलंका पहुंचे और उन्होंने अभी इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप की 65th एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट किया है कि 65 साल हो चुके हैं इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते बढ़ाते। उसके बाद चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पर जोर दिया किस चीज़ के ऊपर, कोलंबो पोर्ट सिटी के ऊपर, जो कि आज के टाइम पर चाइना बना रहा है, डेवलप कर रहा है श्रीलंका के अंदर। साथ ही साथ हम्बनतोटा पोर्ट को, हम्बनतोटा पोर्ट तो वैसे भी 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है, इस साल के लिए, मतलब इतने साल के लिए चाइना ने अपने कब्जे में इसको कर लिया है, अपने खरीद लिया है, आप कह सकते हो। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारा लोन ले रखा है श्रीलंका ने चाइना से। अब लोन तो ले रखा है, लोन चुका नहीं पा रहे हैं, क्राइसिस इतने सारे क्रिएट हो गए,
मतलब खाने पीने की कमी ऑलरेडी काफ़ी सारी देखने को मिलेगी। उसके बाद मतलब कि इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं श्रीलंका के अंदर। तो इसकी वजह से आज के टाइम पर चाइना ने क्या किया, हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के ऊपर रिलीज पर लिया। साथ ही साथ यहाँ पर अभी कोलंबो पोर्ट सिटी को बना रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद श्रीलंका और इंडिया के श्रीलंका और चाइना, इंडिया याद आ रहा है बार बार, चाइना और श्रीलंका के टाइज के बारे में बात करें, रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। मतलब कैसे, तो आप देख पाओगे एक लार्जेस्ट क्रेडिटर है टू श्रीलंका। मतलब चाइना जो है बहुत सारा पैसा दे चुका है और पैसा रेगुलरली दे रहा है श्रीलंका को। श्रीलंका ने उधार में बहुत सारा पैसा लिया है, ठीक है। हेविली यहां पर डिपेंडेंट है श्रीलंका चाइना के ऊपर और चाइना के उधार के ऊपर, और इसी वजह से आज के टाइम पर डेट ट्रैप के अंदर फंस चुका है। उधारी वाले मामले में श्रीलंका पूरी तरह से आज के टाइम पर फंस चुका है। उसके बाद यहां पर बताया गया चाइना का एक और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपको श्रीलंका के अंदर देखने को मिलेगा। वो इन्फ्लुएंस क्या है, चाइना ने 2006 से 19 के बीच में लगभग 12 बिलियन यूएस डॉलर्स फंड खर्च कर दिया है श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो आप इमेजिन कर सकते हो इतना सारा पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर दिया है चाइना ने श्रीलंका में, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। साथ ही साथ यहां पर आप देख पाओगे इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा इंटरेस्ट चाइना का भी आपको देखने को मिलेगा। श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए, ठीक है, हालत इनकी बहुत बेकार सी हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, फूड के क्राइसिस आए, लोग इनके पास पैसा नहीं था, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे थे, फेल मार गया वो सिस्टम भी इनका। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर श्रीलंका जो है आगे और बढ़ा और बहुत सारा पैसा लिया चाइना से, और यहाँ पर आप कह सकते हो चाइना के कब्जे में पूरी तरह से आज के टाइम पर फंस चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, चाइना आज के टाइम पर क्या श्रीलंका के साथ ऐसे कर रहा है, तो नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन ओशन के अंदर और भी बहुत सारे नेशंस हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार से चाइना का रोल देखने को मिलेगा। चाइना अपना इन्फ्लुएंस रेगुलरली बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, खासकर इंडियन ओशन वाले रीजन में, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंसर्न पैदा हो रहे हैं, खासकर इंडिया के लिए भी काफ़ी हद तक ये चिंता वाली बात है। उसके बाद यहाँ पर आगे आते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर। इंडिया का कंसर्न क्या है, देखो इंडिया को लेकर यहाँ पर मतलब इंडिया को किस बात की चिंता है कि हम लोगों का जो सागर इनिशिएटिव है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये चाइना इन कंट्रीज के अंदर अपना इन्फ्लुएंस आगे बढ़ा रहा है। आपको मालूम होगा सागर इनिशिएटिव, सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव। मतलब कि यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन के अंदर हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर, जैसे ओमान, मालदीव्स, सीचेल्स, श्रीलंका, उसके बाद म्यांमार आप देख पाओगे, बांग्लादेश, इधर आपको ईरान के अंदर चाबार देखने को मिलेगा। यहाँ सभी जगह पर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पर इन कंट्रीज, सभी कंट्रीज को देख पाओगे तो चाहे म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, मालदीव्स हुआ, ओमान हुआ, यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी बढ़ चुका है। चाइना ने भी यहाँ पर इन कंट्रीज के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया गया है, इंडिया के आसपास ही तो किया गया है, इंडिया के आप देख पाओगे इर्द गिर्द किया गया है। तो इन कंट्रीज के अंदर जो इंडियन ओशन के आसपास कंट्रीज हैं, इनके अंदर भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। तो भारत के लिए सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात यही है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कंसर्न वाली बात, दूसरी दिक्कत भारत के लिए यह है कि आज के टाइम पर चाइना ने कंट्रोल कर रखा है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। मैंने आपको बताया 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले रखा है। दूसरा यहाँ पर जो कोलंबो पोर्ट सिटी है उसको भी डेवलप कर रहा है, और क्योंकि यहाँ पर कोलंबो पोर्ट की बात हो रही है तो कोलंबो पोर्ट लगभग भारत का बहुत सारा कार्गो हैंडल करता है। 60% जो कार्गो है भारत का वो कोलंबो पोर्ट से जाता है। मतलब कि आपको मैं मैप दिखाता हूँ, ये आपको श्रीलंका का मैप नजर आएगा, इधर आपको ये पोर्ट ऑफ कोलंबो नजर आएगा। यहाँ पर भारत का बहुत सारा सामान आता है, और सामान आने के बाद यहाँ से हम लोगों का सामान विदेशों में जाता है और दूसरे नेशंस में जाता है, ठीक है। उसका ये जो हम्बनटोटा पोर्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा, इसको तो पूरी तरह से आज के टाइम पर चाइना कब्जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा सामान आता है कोलंबो पोर्ट पर भारत का, और फिर यहाँ से हम लोग दूसरे नेशंस में बहुत सारा सामान भेजते हैं। तो अगेन ये वाला पोर्ट सिटी भी आप कह सकते हो यहाँ पे जो चाइना अपना डेवलपमेंट कर रहा है, इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी सारा कंसर्न हो सकता है, इंडिया को इस बात को लेकर चिंता है। उसके बाद चाइना की एक स्ट्रैटेजी आपको ये मालूम है, चाइना की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है एनसर्कल वाली, मतलब इंडिया को घेरने वाली स्ट्रैटेजी, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो मुझे नहीं लगता आज इसको समझाने की जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बता देता हूँ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना ने इंडिया को घेरा है इस प्रकार से, एक तरीके से मोतियों की माला बोलते हैं ना, उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोला गया है। कैसे, आप देख पाओगे यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पीओके वाले रीजन से निकाला गया है, ये एक तरीके से ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट कर रहा है, ये चाइना इसको डेवलप कर रहा है। उसके बाद चाइना ने मालदीव्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे। उसके बाद श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, हम्बनटोटा पोर्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा। उसके बाद इधर यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, म्यांमार के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस इधर 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 यहाँ पे बढ़ चुका है। तो क्या हुआ, इंडिया को इसने इधर उधर चारों तरफ से आप देख पाओगे घेर लिया है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। क्लियर हुआ। उसके बाद आज के टाइम पर इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है, मैंने आपको बताया बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, इन सभी के अंदर चाइना रेगुलरली अपना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, लगातार यहाँ पर पैसा लगा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कंट्रीज का झुकाव जो है चाइना की तरफ काफ़ी बढ़ चुका है।
उसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है इंडिया साउथ कोरिया ट्रेड टॉक्स के बारे में। अभी रिसेंटली आपने देखा था भारत और साउथ कोरिया के बीच में व्यापार को लेकर काफ़ी सारी बातचीत हुई है, तो डिस्कस करेंगे आखिरकार ये मुद्दा क्या है और क्या क्या यहाँ पर सोल्यूशन नजर आया है। तो आप लोग देख पाओगे पिक्चर, बायलेटरल मीटिंग हुई है, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ। तो डिस्कशन करेंगे आखिरकार क्या क्या यहाँ पर सब कुछ देखने को मिला है। यह आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन हैं, जैसे कि लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज, और उसके बाद यहाँ पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा। इस आर्टिकल को पीआईबी न्यूज़ ने कवर किया। यहाँ पे आप देख पाओगे पीआईबी के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सभी न्यूज़पेपर्स इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर हम लोग बात करें ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हाल ही में जो ट्रेड मिनिस्टर हैं ऑफ साउथ कोरिया के ट्रेड मिनिस्टर ये कहाँ पर आए, इंडिया आए, इंडिया के साथ डिस्कशन किया, और इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, जो मैंने आपको बताया पीयूष गोयल साहब, इन्होंने यहाँ पर बातचीत करी है। किसके साथ बातचीत करी है, यहाँ पे साउथ कोरिया के मिनिस्टर्स के साथ, जो व्यापार के मिनिस्टर हैं। साउथ कोरिया की लोकेशन कहाँ पर है, पहले आप उसको देख लो। यहाँ पर आपको साउथ कोरिया नजर आएगा, कैपिटल इसकी सियोल हो गई। उसके ऊपर आपको नॉर्थ कोरिया नजर आएगा, बराबर आपको चाइना नजर आएगा। साउथ कोरिया के इधर आपको वेस्टर्न सेक्टर में येलो सी नजर आएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद ये और इसके नीचे जो रीजन है वो यहाँ पर जापान वाला आपको नजर आ जाएगा। तो लोकेशन अगर एग्जैक्टली इंडिया के कंपैरिजन में देखें, क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में देखेंगे तो लंबे समय तक याद रख पाएंगे, तो आपको जाना ऐसे है, ठीक है। चाइना को क्रॉस करते करते यहाँ पर आप देख पाओगे एग्जैक्टली यहाँ पर ये आपको साउथ कोरिया नजर आएगा, ऊपर नॉर्थ कोरिया है और इधर आपको बगल में जापान नजर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो अभी यहाँ पर इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम है सेपा। देखो आज मैं इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशंस काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इनफैक्ट मैंने भी यहाँ पर कुछ नया ही पढ़ा इन रिलेशंस के बारे में, पहले मैंने इतना कुछ पढ़ा नहीं था इन दोनों के रिलेशंस के बारे में, तो आज भी यहाँ पर आप लोगों को भी कुछ नया सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, दोनों कंट्रीज़ के बीच में सेपा एग्रीमेंट हुआ है। देखो ये एग्रीमेंट्स होते हैं बहुत सारे, एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक होता है सेका एग्रीमेंट, दूसरा होता है सेपा एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो सेपा और सेका ये दोनों एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्रीज़ के साथ। तो हमने अभी साउथ कोरिया के साथ ये एग्रीमेंट किया है। देखो एग्रीमेंट ये पहले भी हो चुका था, इसको बस अभी अपग्रेड किया गया है, इसको और ज़्यादा आगे बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो सेपा की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों कंट्रीज ने पार्टनरशिप करी है, तो ये है बेसिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट। किसके लिए है, अपग्रेडेशन के लिए, मतलब सॉरी, ये जो एग्रीमेंट है इसको क्या किया गया है, ये अपग्रेड किया गया है, इसको थोड़ा सा और हमने आगे बढ़ाया है। और अपग्रेड करने पर हम लोग किस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले हैं, फोकस ये करेंगे व्यापार और जो इन्वेस्टमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो और ज़्यादा बेहतर हो पाए। तो अभी यहाँ पर इस एग्रीमेंट के अंदर होता क्या क्या है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। देखो बेसिकली यहाँ पर एक फ्री ट्रेड पैक्ट है। यहाँ पर होता क्या है, मान लो इंडिया और साउथ कोरिया हो गए, ये लोग व्यापार करेंगे, लेकिन व्यापार के ऊपर छूट दी जाएगी, टैक्सेशन के अंदर, टैरिफ्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर छूट दी जाएगी। इसी वजह से इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारा वो होता है ना फ्री ट्रेड पैक्ट, हाँ उसी प्रकार से आप देख पाओगे ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होता है, लेकिन फ्री ट्रेड से भी ज़्यादा मजबूत होता है। यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप होती है और काफ़ी अच्छे रिलेशंस होते हैं कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो एग्रीमेंट होता है इसके अंदर हम लोग गुड्स का तो व्यापार करते हैं, मतलब सामान का व्यापार करते करते हैं, साथ ही साथ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट भी की जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग आप देख पाओगे सर्विस के अंदर हैं, तो यहाँ पर वो जाएंगे साउथ कोरिया के अंदर, वो सर्विस करेंगे अपना, यहाँ पर आप कह सकते हो सर्विस दे सकते हैं साउथ कोरिया के अंदर। जब सर्विस देंगे तो पैसा कमाएंगे और पैसा उल्टा भारत के अंदर भी भेजेंगे, यहाँ पे भारत के अंदर वो रेमिटेंस ग्रो होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर भी इंडिया को काफ़ी बेनिफिट नजर आएंगे, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पर फोकस रखा है गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर। सामान के ऊपर तो यहाँ पर व्यापार चलेगा, साथ साथ इंडिया के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं आईटी सर्विसेज के अंदर प्रोफेशनल्स हैं, वो सब यहाँ पर साउथ कोरिया जाएंगे और साउथ कोरिया जाने के बाद यहाँ पर काम करेंगे, अपनी सर्विस देंगे। क्लियर हुआ। तो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, तो ये जो एग्रीमेंट है इसको हमने ऑलरेडी साइन कर रखा था साउथ कोरिया के साथ, अभी इसको अपग्रेड किया गया है, ध्यान रखना। और हमने यही सेम एग्रीमेंट जापान के साथ भी साइन कर रखा है, तो साउथ कोरिया के साथ जापान भी है जिसके साथ हमने इसको साइन किया है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली निगोशिएशन किया है इसी एग्रीमेंट को लेकर। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ भी ये एग्रीमेंट करना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम लोग व्यापार वगैरह काफ़ी अच्छे से बढ़ाएं। यहाँ पर ये एम्बेसी ऑफ इंडिया है इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो साउथ कोरिया के अंदर जो भारत की एम्बेसी है उसकी वेबसाइट से यहाँ पर आर्टिकल लिया गया है, ठीक है। इंडिया और कोरिया के ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में आपको देख पाओगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, चाहो तो आप लोग खुद सर्च कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने बताया, देखो जो इंडिया और साउथ कोरिया का मतलब रिलेशंस है खासकर व्यापार का, वो काफ़ी आगे है। लेकिन होता क्या यहाँ पर, साउथ कोरिया हम लोग को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देता है, हम लोग साउथ कोरिया का इतना कुछ
एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, तो इससे हम लोग को घाटा ज़्यादा हो जाता है, ये हम लोग देख पाते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर बायलैटरल कॉम्प्रहेंसिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट से बढ़कर हम लोग आगे आए हैं कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर। जब इस वेबसाइट पर जाओगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन करे गए हैं, उसमें से पॉइंट नंबर 8 पर जाना। यहाँ पर बताया गया है कोरिया और इंडिया ने मिलकर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया था सियोल के अंदर, मतलब साउथ कोरिया के अंदर, लगभग 7 अगस्त 2009 को। तब से हमारा जो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है लगातार चल रहा है, और बीच में यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से व्यापार हमारा काफ़ी घाटे में चला गया था। तो उसी को अभी यहाँ पर इंप्रूव करने के लिए ये मीटिंग हुई है। जिस मीटिंग की हम बात कर रहे हैं उसी को लेकर, उसी को इंप्रूव करने के लिए ये मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग समझें, इंडिया और साउथ कोरिया दोनों ने का मिलकर गोल ये है कि हम लोग साल 2030 तक जो अपना व्यापार है, दोनों के बीच का जो व्यापार का टारगेट है वो लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचा पाए, ये हमारा टारगेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग यहाँ पर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी व्यापार करेंगे, सर्विसेज के ऊपर भी फोकस रखा जाएगा। भारत यहाँ पर साउथ कोरिया के अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये थी ना, बीच में ट्रेड एग्रीमेंट तो बहुत पुराना है, लेकिन दिक्कत ये हुई कि इंडियन प्लेयर्स ने बहुत सारी परेशानियां फेस करी। कोरिया के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपरली अपना व्यापार कर नहीं पाए, हमें घाटे पे घाटा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ चुका था। इनफैक्ट आप देख पाओगे साल 2008-9 के अंदर बात करें तो ट्रेड डेफिसिट 5 बिलियन डॉलर्स का था, और साल 2020-21 के अंदर यही डेफिसिट बढ़कर 8 बिलियन का हो चुका था। मतलब कि व्यापार के अंदर भारत को घाटा बहुत ज़्यादा हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने यहाँ पर अग्रीमेंट किया, और अभी जो रिसेंटली अग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर भारत ने बोला हम तो आपको सर्विसेज तो देंगे, मतलब जो इंडिया के लोग हैं वो जाकर सर्विस तो करेंगे, वहाँ पर काम करेंगे और पैसा यहाँ पर इंडिया में भेजेंगे। दूसरी तरफ हम लोग अपना बोविन मीट भी देंगे। द हिंदू का आर्टिकल है, आप देख पाओगे। तो इंडिया ने यहाँ पर अपना डिस्कशन किया और बताया कि हम लोग बोविन मीट भी क्या करेंगे, सेल करेंगे साउथ कोरिया को। बोविन मतलब बीफ, ठीक है, जिसको हम लोग बीफ बोलते हैं, बीफ का जो मीट होता है, या फिर आप कह सकते हो भैंस का जो मांस होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं बोविन मीट। तो ये जो बोविन मीट है इसको हम लोग एक तरीके से पहले भी एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब क्या है, साउथ कोरिया के अंदर इसको एक्सपोर्ट करने के बारे में चर्चा की गई है। साउथ कोरिया के अंदर बहुत ज़्यादा खाया भी जाता है ये बोविन मीट। तो अभी क्या बोला, साउथ कोरिया ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी। साउथ कोरिया ने बोला हम इंडिया से ये बोविन मीट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि इंडिया को क्या करना पड़ेगा, पहले एक क्लियरेंस लेना होगा। कहाँ से? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ से। आप यहाँ से क्लियरेंस लो, उसी के बाद आप लोग ये बोविन मीट को एक्सपोर्ट कर पाओगे साउथ कोरिया के अंदर। तो इंडिया को यहाँ पर अगर इसके अंदर एग्रीमेंट लेना था, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर एग्रीमेंट अभी तक तो लिया नहीं है। लेकिन इंडिया ने बोला कि देखो ऐसे इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारी जो बोविन मीट है इसके अंदर बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो इससे काफ़ी सारे कंसर्न्स पैदा हो सकते हैं। तो इंडिया ने बेसिकली यहाँ पर बोला कि हम लोग आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ को अपना बोविन मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मॉरिशस, ब्रूनेई, मालदीव, सीचिल्स, फिलीपींस, इन सभी कंट्रीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना बोविन मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, ये बोविन मीट आप भी ले सकते हो। तो इसके बेसिस पर हमने ये फोकस किया कि साउथ कोरिया के अंदर हम लोग ये मीट को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं बोविन मीट एक्सपोर्ट में इस मामले में नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। मतलब कि नंबर 1 पे तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यापार काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इस कैटेगरी के अंदर। क्लियर हुआ? तो ये मैंने करंट इशू आपको समझा दिया, दोनों के बीच का क्या चल रहा है। उसके बाद इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशंस आज के टाइम पर कहाँ पर स्टैंड करते हैं वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। खासकर अगर हम बात करें कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, जो कोरियन वॉर हुई थी 1950 से लेकर 1953 के बीच में, यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और सीज फायर एग्रीमेंट करवाया, यहाँ पर शांति बनवाई। ठीक है, और मई 2015 के अंदर जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इसको अपग्रेड किया गया। हम लोग अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ा चुके थे। उसके बाद भारत आज के टाइम पर साउथ कोरिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी के तौर पर देखता है। हम लोग की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंदर हम लोग साउथ कोरिया को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो व्यापार के रिलेशंस के बारे में चर्चा करें तो 2018 के अंदर दोनों कंट्रीज़ का जो व्यापार था वो लगभग 21.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास का था। अब जो बायलैटरल ट्रेड है जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 के अंदर, ये भी आप कह सकते हो काफ़ी सारा देखने को मिला है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बताया गया दोनों के बीच में जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट था, ये हमारा काफ़ी एक पुराना एग्रीमेंट था साल 2010 के अंदर। इसको हमने आगे बढ़ाया, फिर हमने कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप सेपा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम लोगों ने किया उसके बाद, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बेसिस पर हम लोगों ने और ज़्यादा यहाँ पर मामला बढ़ाया। कोरिया आज के टाइम पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है भारत के अंदर। इनफैक्ट इस डेटा को याद रख सकते हो, साउथ कोरिया का जो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर वो लगभग यहाँ पर 6.94 बिलियन डॉलर्स के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। और साउथ कोरिया इसी के बेसिस पर वन ऑफ द की इन्वेस्टर है इंडिया का।
मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। डिफेंस के मामले में बात करें तो साल 2005 में दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक अग्रीमेंट किया था कि दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस के मामले में साथ में मिलकर काम करेंगी और दोनों कंट्रीज के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इंडिया साउथ कोरिया के बीच में यहाँ पर पहले भी 5 एक्सरसाइजेस कंडक्ट हो चुकी हैं, उसमें से यहाँ पर आप देख पाओगे जो एक एक्सरसाइज सबसे मेन है वो है सहयोग हैब्लेओक, ठीक है, ये इसका नाम है, यहाँ पर स्पेलिंग इसकी देख सकते हो। तो चेन्नई के अंदर साल 2018 में लास्ट बार ये एक्सरसाइज हुई थी। तो इंडिया साउथ कोरिया ने कंडक्ट की थी साल 2018 के अंदर एक एक्सरसाइज जिसका नाम है सहयोग हैब्लेओक। तो इसको नाम जरूर ध्यान रखना है, स्पेलिंग काफ़ी अजीब सी है लेकिन ध्यान जरूर रखना। क्लियर हुआ। उसके बाद अब इन दोनों के रिलेशंस के बारे में बात करें तो मई 2021 की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया डिफेंस जो मिनिस्टर हैं, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और साउथ कोरिया के काउंटर पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, इन दोनों ने मिलकर इंडिया कोरियन फ्रेंडशिप पार्क को एक तरीके से इसका उद्घाटन किया है। तो मतलब इंडिया कोरिया की फ्रेंडशिप, इन दोनों की दोस्ती को दर्शाता है। तो इंडिया कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दिल्ली कैंटोनमेंट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कल्चरल टाइज की अगर हम बात करें तो कोरियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि इंडिया आए थे, इंडिया विजिट करे थे 723 से लेकर 729 एडी के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नोबेल लॉरेट हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने भी यहाँ पर कुछ पोएम्स लिखी हैं। लैम्प ऑफ द ईस्ट पोएम है, ठीक है, 1929 के अंदर ये पोएम लिखी थी और इन्होंने बताया कि कोरिया का जो पास्ट था, जो एक तरीके से भूतकाल था, वो कितना अच्छा था, प्लस यहाँ पर कोरिया का जो फ्यूचर वो कितना ब्राइट होने वाला है। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे जो कल्चर है, तो कल्चर के अंदर भी साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंजेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो इंडियन कल्चर सेंटर है, इन्होंने यहाँ पर इन सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया गया है सियोल के अंदर। तो भारत के कल्चर सेंटर सियोल के अंदर बनाए गए हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर अभी जो सारायू रिवर है, ठीक है, सारायू रिवर की बैंक पर राम कथा पार्क का अभी उसको एक तरीके से रिनोवेट किया है, उसको वापस हमने तैयार किया है। इस राम कथा पार्क को, जिसका नाम बदलकर हम लोग एक महारानी के नाम पर रखने वाले हैं, क्वीन हेव हेवांग ओके मेमोरियल पार्क, ये नाम रखने वाले हैं। बेसिकली एक कोरिया की क्वीन है जिनका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस था इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इनके नाम पर इस पार्क का नाम रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस पार्क का क्या नाम रखने वाले हैं, क्वीन का क्या नाम है। प्लस दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर हम बात करें मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स की, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दोनों कंट्रीज एक साथ वर्क करती हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, आसियान प्लस हो, ईस्ट एशिया समिट हो, G20 हो, सभी के अंदर यहाँ पर इंडिया और साउथ कोरिया दोनों का रोल रहता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, खासकर चर्चा की जा रही है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स को लेकर। तो खासकर जो जेल होते हैं वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए बताया गया है। मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या बताया गया। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड है इश्यूज रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हो। द हिंदू का आर्टिकल ये आपको नजर आ रहा होगा। तो हुआ क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर एक एडवाइजरी को भेजा, ठीक है, टू द हेड्स ऑफ द प्रिजन, मतलब कि कुछ ऐसे जेल हैं, मतलब जो राज्य हैं, हमारे यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर बहुत सारे जेल आपको देखने को मिलेंगे, उस जेल में एडवाइजरी भेजी और बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड जेंडर है, खासकर ट्रांसजेंडर है, इनकी प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। इनकी राइट टू प्राइवेसी या राइट टू डिग्निटी है, इनको प्रोटेक्शन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर के ऊपर फोकस करना है, खासकर जो जेल हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स हैं, इनको आपको अच्छे से रखना होगा, अच्छे से ट्रीट करना होगा। इसी को लेकर हमारे होम मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारी चीज़ें भेजी हैं। और अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करें तो लगभग 70 ट्रांसजेंडर जेल थे 2020 के अंदर हमारे पूरे देश भर में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 70 ट्रांसजेंडर आपको ये जेल 70 ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये कैदी थे जेल्स के अंदर, ठीक है। इतने कैदी यहाँ पर ट्रांसजेंडर वाले देखने को मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है, साल 2020 का डेटा है। उसके बाद जितनी भी एडवाइजरी ये इशू करी गई है वो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अंडर में करी गई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्ट है इसको 2020 के अंदर हम लोग लेकर आए थे और इस एक्ट का मेन मकसद था कि हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ को एक प्रोटेक्शन दे सकें। अब यहाँ पर होम मिनिस्टर ने क्या क्या बोला, होम मिनिस्टर ने बोला देखो जो भी जेल हैं वहाँ जेल में ट्रांसजेंडर्स के लिए सेपरेट टॉयलेट, स्लोअर फैसिलिटीज़ ऑफ शावर फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांस वेमेन और ट्रांस वेमेन होनी चाहिए, उनके लिए एक अलग से फैसिलिटीज़, सेपरेट टॉयलेट्स और शावर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए। उसके बाद इनकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, ये बताया गया। तो ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान ही रखना है, ज़्यादा कुछ डिटेल में बस खाली ऊपर ऊपर से पढ़कर आगे स्किप करना। साथ ही साथ यहाँ पर ये और क्या बताया गया कि जो सर्च प्रोटोकॉल होगा, मतलब जो भी यहाँ पर छानबीन करेगा या फिर यहाँ पर जो भी ट्रांसजेंडर की तलाशी लेगा वो यहाँ पर खुद एक प्रेफर्ड जेंडर होना चाहिए, ठीक है, जो कि एक तरीके से इनकी तलाशी ले, ऐसा बताया गया। उसके बाद जो भी यहाँ पर सर्च वगैरह करो, तलाशी वगैरह ले लो यहाँ पर, उसके अंदर आपको प्राइवेसी का जरूर ध्यान रखना है, डिग्निटी की सेफ्टी का भी बिल्कुल ध्यान रखना होगा।
उसके बाद आप कह सकते हो जो भी एडमिशन है इन प्रिजन, मतलब कि कोई भी यहाँ पर प्रिजन का एडमिशन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि किसी को लाया जा रहा है इसके अंदर, तो ट्रांसजेंडर उसकी जो कैटेगरी लिखी जाएगी वो अलग से कैटेगरी लिखी जाएगी अदर देन मेल एंड फीमेल, यहाँ पे बताया गया। तो मतलब जो भी आप कैटेगरी लिखोगे वो एक तरीके से ट्रांसजेंडर एक थर्ड पार्टी जेंडर आप लिखने वाले हो, ऐसा बताया गया। ये हमारी होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है। उसके बाद ट्रांसजेंडर जो भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, ठीक है, जो भी ट्रांसजेंडर आपको देखने को मिलेंगे उनके लिए आपको इक्वल राइट रख रहे होंगे, खासकर हेल्थ केयर के मामले में, ठीक है, जो भी हेल्थ केयर है उनको अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करवाओ, इसको लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला कि ट्रांसजेंडर को अलाउ करा जाएगा कि ये अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लीगल एडवाइजर्स के साथ भी यहाँ पर ये डिस्कशन कर सकते हैं। प्लस आज के टाइम पर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ट्रांसजेंडर फेस करते हैं, तो उसको लेकर सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाती है। उस इनिशिएटिव के बारे में बस एक आइडिया ले सकते हो आप लोग, यहाँ पर इसको मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं भी रीड ही करूँगा तो इससे कोई फायदा होगा नहीं, तो इसको एक बार आप लोग खुद पढ़ सकते हो। यहाँ पर ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 है, फिर बहुत सारे जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसा कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के तौर पर देखने को कहता है। उसके बाद एक और केस होता है रीड डाउन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 377, ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है उसको डिक्रिमिनलाइज करता है। तो ये इसको आप लोग रीड कर सकते हो, अलग अलग इनिशिएटिव सरकार के थ्रू उठाए गए थे। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ट्रांसजेंडर जिनके सर पर छत नहीं है उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है, इन्होंने क्या बनाया है, गरिमा गृह। आपको ध्यान रखना है गरिमा गृह क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है। गरिमा गृह बेसिकली यहाँ पर एक छत प्रोवाइड करवाई जाती है, शेल्टर्स, घर प्रोवाइड करवाए जाते हैं ट्रांसजेंडर को। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में चीज़ें कवर की गई हैं। आर्टिकल जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हुआ क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, रिसेंटली थाईलैंड ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर को डिटेक्ट किया है, ठीक है। तो इसी को लेकर ये चर्चा करी गई। तो थाईलैंड के अंदर ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखने को मिला। थाईलैंड कहाँ पर है ये आपको एक्जैक्टली लोकेशन देखने को मिलेगी, ऊपर म्यांमार देखने को मिलेगा, उससे ऊपर जाओगे बांग्लादेश, फिर उसके बाद इंडिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो थाईलैंड की लोकेशन ये है, यहाँ पर कैपिटल इसकी बैंकॉक हो गई, इसके ऊपर एक बार नज़र जरूर मार लेना। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो स्वाइन फीवर है बेसिकली ये जानवरों को अफेक्ट करता है, ठीक है। डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स दोनों, आप दोनों सुअर जो होते हैं बेसिकली जो पिग्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो वाइल्ड हो, दोनों को यहाँ पर एक तरीके से ये अफेक्ट करता है। और ह्यूमंस के अंदर नहीं फैलता, सबसे बड़ी बात हार्मलेस है ह्यूमंस के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है। उसका ये जो वायरस है ये लो टेम्परेचर पर और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और आप कह सकते हो ये फैलता रहता है इन जानवरों के अंदर हाईली कॉन्टेजियस है, लगातार ये फैल सकता है, ऐसा भी हमारे पास यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। तो मैं आपको बता दूँ आज के टाइम पर लगभग साल 2016 साल 2019 के बीच में बहुत सारे केसेस निकल कर आए थे इस स्वाइन फीवर के बारे में। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के जो केसेस हैं ये यूरोप एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा निकल कर आए साल 2016 से लेकर 19 के बीच में। तो अगर हम लोग अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बात करें तो हाईली कॉन्टेजियस है, मैंने आपको बताया, तेजी से फैलता तो है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं जानवर के अंदर ये हार्मलेस है टुवर्ड्स ह्यूमन, लेकिन जानवरों के अंदर फैलता है। इससे नुकसान क्या क्या है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, हाई फीवर, डिप्रेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख न लगना, ठीक है, उसका डायरिया वगैरह भी जैसी भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, जैसे इसका नाम ही बताता है, इसको सबसे पहली बार डिटेक्ट किया गया था अफ्रीका के अंदर लगभग 1920s में। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो अफ्रीका में आउटब्रेक हुआ, अफ्रीका के अंदर निकल कर आया, फिर उसके बाद यूरोप, साउथ अमेरिका, कैरिबियन जो भी आइलैंड्स हैं वहाँ पर भी ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलती हुई नजर आई थी, खासकर इन पिग्स के अंदर, चाहे वो डोमेस्टिक पिग्स हों चाहे वो वाइल्ड पिग हो, तो दोनों सुअरों के अंदर यहाँ पर ये बीमारी देखने को मिली थी। उसके बाद क्लासिकल स्वाइन फीवर के बारे में बात करें तो इसको हम लोग हॉग कॉलेरा भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर हॉग कॉलेरा क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्लासिकल स्वाइन फीवर है जो कि पिग्स के अंदर होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि पिग्स के अंदर ये देखने को मिलती है, ये एक वायरस की वजह से होती है और उस वायरस का नाम है पेस्टी वायरस, ठीक है। ये जो वायरस है ये फ्लेविवेरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, इस वायरस की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये बीमारी फैलती है। इसके लिए जो वैक्सीन है वो CSF वैक्सीन देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग यहाँ पर एनिमल्स को प्रोवाइड करवाते हैं, एनिमल्स को देते हैं ताकि यहाँ पर ये लोग इस वायरस से लड़ पाएं। ध्यान रखना इसके बारे में। और आर्टिकल में कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के बारे में भी चर्चा की गई है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने यहाँ पर बोला था ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है काफ़ी खतरनाक है, तेजी से फैल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो OIE बेसिकली यहाँ पर ये बेसिकली यही ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन मकसद है कि यहाँ पर क्या करना, एनिमल्स के रिगार्डिंग उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना है। इसके अंदर 182 मेंबर्स है और इंडिया भी यहाँ पर इसका मेंबर कंट्री देखने को मिल जाता है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर आपको नजर आएगा, ठीक है। तो बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। अफ्रीकन स्वाइन फीवर सबसे पहली बार कहाँ पे डिटेक्ट किया गया था इसके बारे में ध्यान रखना। अभी रिसेंटली साल 2022 के अंदर फिर से डिटेक्ट किया गया थाईलैंड के अंदर, सबसे पहली बार थाईलैंड के अंदर ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखने को मिला।
उसके बाद अगला आर्टिकल यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में बात करेंगे, विश्व हिंदी दिवस के बारे में। ठीक है, ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। ये आर्टिकल जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में आप देख पाओगे इंडियन लिटरेचर और इंडियन सोसाइटी का टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। अबे आर्टिकल मैंने इंडियन एक्सप्रेस के लगा रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस आर्टिकल को और जगह पीआईबी पर कवर किया गया है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड हिंदी डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 10 जनवरी को, ताकि हिंदी लैंग्वेज को हम लोग दुनिया भर में प्रमोट कर सकें। क्लियर हुआ? फिर उसका यहाँ पे बोला गया जो यूनेस्को 2022 है, मतलब साल 2022 है, इस ओकेशन पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो सेंटर है, जो कि यहाँ पर क्या करता है, दुनिया भर की जो विरासतें हैं उनको एक प्रोटेक्शन देता है और इंटरनेशनल टैग देता है। इन्होंने बोला कि अब की बार ये वेबसाइट पर भारत की जो भी विरासतें हैं, भारत की जो भी पूर्व विरासतें हैं, उनको यहाँ पर क्या करेंगे, उनको हिंदी में मेंशन करेंगे। तो मतलब हिंदी को एक इंपॉर्टेंस देने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये हिंदी दिवस है, इसको सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था साल 2006 के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, ताकि हम लोग क्या करते हैं, हिंदी को एक सपोर्ट दे सकें। और उसके बाद हिंदी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था इंडियन एम्बेसीज के थ्रू, अलग अलग मतलब दुनिया भर में जो अलग अलग कंट्रीज है वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद आज के टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट, वर्ल्ड हिंदी बिल्डिंग बनाई गई है। कहाँ पर? इसका उद्घाटन किया गया था मॉरिशस के अंदर साल 2018 के अंदर, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद ये तो हम लोगों ने वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में बात करी है, जो कि 10 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये वर्ल्ड हिंदी डे है। लेकिन अब उसके बाद बात करते हैं नेशनल हिंदी डे के बारे में। ठीक है, राष्ट्र हिंदी दिवस के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसको भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब? 14 सितंबर को। तो जो ये हिंदी है बेसिकली, ये आपको देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई नजर आएगी। इसको हम लोगों ने एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था 14 सितंबर 1949 में। इसी की वजह से हम लोग हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं हर 14 सितंबर को, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है, जैसे कि काका कलिलकर, मैथिली शरण गुप्ता, उसका हजारी प्रसाद द्विवेदी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। हिंदी यहाँ पर हमारे 8वें शेड्यूल के अंदर में से एक लैंग्वेज ये देखने को मिलेगी। बेसिकली 8वें शेड्यूल के अंदर टोटल कितनी भाषाएं, आप लोग इसके बारे में जरूर बताना। और आर्टिकल 351 बात करता है हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। उसके बाद हमारी सरकार का क्या क्या इनिशिएटिव है हिंदी को प्रमोट करने के लिए, तो जो सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट है बेसिकली, इसको बनाया गया था 1916 में हमारी भारत सरकार के थ्रू। ठीक है, तो हम लोगों ने हिंदी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग काम किया है, अलग अलग बॉडीज को बनाया है। सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट को बनाया गया, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस को यहाँ पर आप कह सकते हो एस्टेब्लिश किया था हम लोगों ने। खासकर हमने क्या किया, यहाँ पर दुनिया भर में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिंदी को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस देने के ऊपर हमने पूरा फोकस रखा था। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हिंदी का जो ये नाम है बेसिकली ये यहाँ पर पर्शिया से निकला है। ठीक है, जो हिंदी नेम है यहाँ पर ये पर्शियन नेम है, और इसका बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि पर्शियन वर्ड जो हिंद वर्ड है ना, वो पर्शियन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है लैंड ऑफ इंडस रिवर। जो टर्क इन्वेडर्स थे अर्ली 11वीं सेंचुरी के आसपास, इन्होंने यहाँ पर ये लैंग्वेज दिया था, एक तरीके से ये हिंद नाम दिया था, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। इन्होंने यहाँ पर जो ये लैंग्वेज ऑफ द रीजन है हिंदी, ये यहाँ पर आगे रखा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारी हिंदी भी है और साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश भी आपको एक ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेगी। उसके बाद बताया गया हिंदी आज के टाइम पर भारत के अलावा और भी बहुत सारे देश के अंदर बोली जाती है, जैसे कि मॉरिशस, फिजी, सुरीनेम, गुयाना, त्रिनिडेड, टोबैगो, और उसके बाद नेपाल के अंदर भी आप देख पाओगे काफ़ी हद तक हिंदी बोली जाती है। आज के टाइम पर जो हिंदी है बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर हम लोग इसको आगे प्रमोट करने के बारे में तो काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हिंदी का जो पहले वाला पुराना वाला फॉर्म हुआ करता था उसको हम लोग अपभ्रंशा बोला करते थे। ठीक है, 400 AD के आसपास की बात है। कालिदास जी ने यहाँ पर एक रोमांटिक प्ले लिखा था अपभ्रंशा के अंदर, ठीक है, जिसको यहाँ पर बोला गया था विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। फिलहाल उसके बाद बताया गया जो मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट है, ये जो एग्जैक्ट मतलब जो आज के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं हिंदी है, ये जो मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी, कब आई थी, ये 11वीं सेंचुरी के अंदर इसको एग्जिस्ट करती है, तो आपको इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बेसिकली पर्पस ये था, आप ये ध्यान रखो वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और हिंदी यहाँ पर बेसिकली 8 शेड्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, प्लस 8वें शेड्यूल के अंदर और कितनी भाषाएं हैं, मतलब टोटल कितनी भाषाएं, वो ज़रूर बताना है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को सुना है और इन आंसर के क्वेश्चन भी आप सही से दे पाओगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, कौन सी 3 कंट्री हैं, कौन से 3 देश हैं जो कि भारत के अगेंस्ट में गए हैं WTO के अंदर, और बोला है WTO का जो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है भारत ने इसका वोलेशन किया है। नेक्स्ट आर्टिकल, जो चाइनीज स्ट्रेटेजी ऑफ इनसर्कल है, चाइना यहाँ पर इंडिया को घेरा हुआ है, उस स्ट्रेटेजी को हम लोग क्या स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा, बहुत बार मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। प्लस इंडिया ने यहाँ पर सेपा एग्रीमेंट साउथ कोरिया के साइन किया है, साउथ कोरिया के साथ साथ एक और कंट्री है जिसके साथ साइन किया है, वो नाम बताना है। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया
कि देखो जो सारियू रिवर है, ठीक है, इसकी बैंक पर बेसिकली राम कथा पार्क को यहाँ पर हम लोगों ने रिनोवेट किया था और इसका जो नाम है इसको बदलकर हम लोग एक कोरियन क्वीन के नाम पर रखने वाले हैं। तो अब ये नाम बदलकर क्या रखा जाने वाला है उसके बारे में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि देखो जो ट्रांसजेंडर पर्सन है इनको हम लोगों ने, जिनके पास घर नहीं है, उनको छत देने के लिए, उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट है ये काम कर रही है, उन्होंने क्या सेटअप किया है उसका नाम बताना है, ठीक है, उसका नाम जरूर बताना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया अफ्रीकन स्वाइन फीवर अभी कौन से कंट्री के अंदर डिटेक्ट किया गया, उस कंट्री का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है इसका उद्घाटन किया गया था कौन से देश में साल 2018 के अंदर, तो उसका नाम भी बताना है। ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं, इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, लेकिन इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और आपने अगर वीडियो अच्छे से सुना होगा तो इसको सॉल्व कर पाओगे। तो बेसिकली इनका मेन पर्पज़ यही है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनो और यहाँ पर इनको सॉल्व करो ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।